Welcome everyone. In the sequence of video lectures on environment and ecology, today we are going to discuss about the topic named eutrophication. तो यूट्रोफिकेशन जो एक्चुअली प्रोसेस है एक टाइप का जो हमें कहाँ देखने को मिलता है फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, यानी कि जो शुद्ध जल के जलाशय हैं जैसे नदी है, तालाब है, पॉन्ड हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक तालाब है उसका बिल्कुल फ्रेश कंडीशन या गुड कंडीशन से उसको एक बैड कंडीशन में जाना, यानी कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उसके न्यूट्रिएंट है, उसमें बढ़ोतरी होना। तो जो साफ़ पानी एक वक्त में था, अगर उसके अंदर हमने कई सारे फर्टिलाइजर्स मिला दिए, दूसरे हार्मफुल मटेरियल उसमें ऐड कर दिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस जो वाटर बॉडी के जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो चेंज हो जाती है, तालाब खराब हो जाता है। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं जो कि एक अच्छे जलाशय को एक खराब जलाशय में चेंज कर देता है, इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? यूट्रोफिकेशन। तो इस सेंस में यूट्रोफिकेशन रिफर टू द ओवर न्यूट्रिशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन इन दी वाटर बॉडीज़। तो मेन जो कंटेंट है जो जिसकी इंक्रीज़ की वजह से वाटर की क्वालिटी में चेंज हो रहा है, वो कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन। अगर आपने सुना हो जस्टिस जो हमारे एक साइंटिस्ट थे लिबिक, उन्होंने दिया था लिबिक्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। उसका मतलब ये होता है कि पानी के अंदर या कहीं भी किसी इकोसिस्टम में जिसकी क्वांटिटी बहुत मिनिमम है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट है वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन जो अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर है तो उनका जो एक मिनिमम क्वांटिटी उसकी ग्रोथ के लिए या गुड क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका अगर अमाउंट एक्सेस में बढ़ जाए तो ये उसके लिए क्या बन जाता है? एक हार्मफुल या नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर डालता है। So, from another sense, eutrophication is the ultimate consequence of bacterial decomposition of the green lives and further scarcity of oxygen and suffocation as well. तो दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि उस पानी के अंदर एक्सेस अमाउंट में किसकी ग्रोथ हो जाती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, और वहाँ की जो ओरिजिनल लाइफ होती है वो क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है, ख़त्म होने लगती है, और ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है, और पानी इस तरह का हो जाता है कि जैसे कि सफोकेशन हो रहा है। उस वजह से जो वहाँ की जो दूसरी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूट्रोफिकेशन की वजह से पानी का जो रंग है या फिर जो हमारा तालाब यहाँ पे नज़र आ रहा है उसको कंटेंट किस तरह से डिस्टर्ब हो गया। तो ये आप जो सब देख रहे हैं इसमें ग्रीन कलर का जो एरिया है ये एक्सेस में ग्रोथ किसकी है? एल्गी की। तो हर एक जो इकोसिस्टम होता है, अगर उसको नेचुरल बात कर रहे हैं हम एक्वेटिक की, तो वो एक तरह से एरिया है या प्लेस है जहाँ पे कई तरह के लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल और दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ का यूट्रोफिकेशन होने लगता है तो वो धीरे धीरे उसका उस एरिया का जो बैलेंस है इकोसिस्टम का उसको बर्बाद कर देता है, बिगाड़ देता है, और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो डाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ है उसको ख़त्म कर देता है। टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के प्रकार कितने हैं? तो ये दो तरह से हो सकता है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन का मतलब जो नेचर के द्वारा होता है, ऑटोमेटिक, जिसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है। और दूसरा होता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा, हमारे द्वारा। तो जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है वो प्रोसेस होता है ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के थ्रू, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये यूट्रोफिकेशन होता है वो कई सालों में होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसलिए इसका जो टाइम है वो कितना कैसा है? सेंचुरीज लग जाती है इस टाइप की यूट्रोफिकेशन को होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर सबसे पहला जो है आपका जो फर्स्ट इसमें दिख रहा है वो क्या है? एक नॉर्मल पॉन्ड है। ये देख सकते हैं आप, एक नॉर्मल पॉन्ड है। तो इसमें जो सेडिमेंट है यानी कि जो नीचे पानी का स्तर है नीचे तक है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो ये पॉन्ड एक तरह से फिनिश हो रहा है। ये पूरा नीचे क्या हो गया, इसकी जो सेडिमेंट है या ज़मीन है का लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है, और जो पॉन्ड है ऑलमोस्ट क्या हो रहा है? फिनिश होने लगा। नेक्स्ट जो आपका आता है
कल्चरल यूट्रोफिकेशन, कल्चर यूट्रोफिकेशन का मतलब है ह्यूमंस के द्वारा जो यूट्रोफिकेशन हो रहा है, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से अगर कोई पॉन्ड और तालाब का डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको हम कहते हैं कल्चर यूट्रोफिकेशन। ये अगर टाइम की बात करें तो ये नेचुरल के कंपेयर में काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। तो ह्यूमन जो अलग अलग तरह से पानी के अंदर डेब्रिस या कचरा या सीवेज उसको ऐड कर रहा है, उसकी वजह से एक फ्रेश पॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक डिस्ट्रॉफिक पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर। फिर अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के सोर्स क्या है, यानी कि एक जो तालाब अगर फ्रेश है तो वो किन कारणों से या कौन से सोर्सेस हैं जो उसको बर्बाद कर रहा है और एक को उसको एक यूट्रोफिक वाटर बॉडी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको हम जनरली डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। सबसे पहला होता है पॉइंट सोर्स और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो जो पॉइंट सोर्स है उसका मतलब ये है कि कहीं से भी अगर जो पॉल्यूटेंट या वेस्ट मटेरियल उस वाटर बॉडी में आ रहा है, उसका एक सिंगल रास्ता है, यानी कि वो सीधे तौर पे उसके अंदर अपना कचरा डाल रहा है, उसके बीच में उसका कोई इंटरप्शन नहीं है और एक सीधा रास्ता है। और इस तरह के जो पॉइंट सोर्स है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए इजी होता है। अगर हम उस रास्ते को बंद कर दें तो उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो जैसे कि इंडस्ट्रियल सोर्सेज है, पावर प्लांट्स हैं और सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम पाइप के थ्रू सीधा वाटर के बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे कि एक पॉइंट सोर्स का रास्ता बनता है। उसी तरह से पावर प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यही तरीका होता है कि वो सीधे तौर पे जो वहाँ के जो नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, वेस्ट हैं, उसको सीधे पानी में डाल देते हैं। तो ये कहलाता है पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स उसको कहते हैं जहाँ पे जो कि डिफ्यूज़ है, अलग अलग तरह से आ रहा है, उसका कोई एक रास्ता नहीं है, 10 तरीके से आ रहा है और इस तरह के जो सोर्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके जो एग्जांपल है वो है अर्बन सोर्सेज, यानी कि अर्बन का मतलब होता है शहरी, जो भी शहर में वेस्ट मटेरियल निकल रहा है घरों से या कहीं से भी, वो हैपाजार्डली या अलग अलग तरीके से पानी में पहुँचा दिया जाता है। दूसरा जो है एग्रीकल्चर सोल, यानी कि जो खेत हैं उनके अंदर हम जैसे काऊ डंग है या वेजिटेबल वेस्ट है उसका जो डिस्पोज होता है पानी के अंदर। फिर नेक्स्ट है तीसरा फोसल फ्यूल सोर्सेज, फोसल फ्यूल जो भी हम यूज़ करते हैं वो भी एक तरह से नॉन पॉइंट सोर्स है। और लास्ट है इसका फॉरेस्ट्री लैंड सोर्स है। तो फॉरेस्ट्री लैंड सोर्सेज भी एक नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हम इसको इस तरह से एक रे डायग्राम भी बना सकते हैं, और इसको आप इमेज के रूप में अगर हम बनाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स का इमेज है और डायरेक्टली वो कहाँ पे मिल रहा है, एक वाटर बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के कारण क्या है। तो यूट्रोफिकेशन के कारण तो सबसे पहला कारण है कि डिस्चार्ज ऑफ पार्शली ट्रीटेड और अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट जो होता है उसको हम ढंग से क्लीन नहीं करके जो वेस्ट है उसको सीधा कहाँ डाल रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं। और डिस्चार्ज ऑफ डिटर्जेंट यानी कि अगर जो भी कपड़े हम लोग वॉश कर रहे हैं उससे जो डिटर्जेंट का वेस्ट निकल रहा है, पानी निकल, हम कहाँ डाल रहे हैं, पानी के अंदर। उसकी वजह से पानी के अंदर क्या ऐड हो रहा है, फॉस्फोरस या फॉस्फेट ऐड हो रहा है। फिर आता है नेचुरल रन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड वेदरिंग ऑफ रॉक, नेचुरल तरीके से जो पानी के अंदर जो रॉक्स यानी कि चट्टानों से टूटने से जो मिनरल्स और पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं वो भी क्या कॉज कर रहा है, यूट्रोफिकेशन। फिर रन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो भी फर्टिलाइजर्स हम लोग हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से पानी के साथ या नदियों में या बारिश के पानी के साथ बह के वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है और उसको यूट्रोफिकेशन के लिए प्रेरित करता है। देन सिमिलरली मैन्योर फ्रॉम द फील्ड, मैन्योर जो खाद हम डाल रहे हैं उसका, और रन ऑफ फ्रॉम इरोजन, यानी कि जैसे सॉइल इरोजन है तो उससे भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और सॉइल बह के कहाँ पहुँचती है, तालाब में या जलाशयों में। अगर हम अब देखें इसकी स्टेप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, क्या यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से एक क्लीन या फ्रेश लेक है धीरे धीरे एक यूट्रोफाइड लेक के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका फर्स्ट इमेज जो दिखा रहा है कि किस तरह से फर्टिलाइजर्स फ्लो इनटू वाटर, फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे पानी के अंदर फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं। दैट कॉजेज, तो वो क्या कॉज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के पानी के अंदर आने से क्या हो रहा है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ऑन द सरफेस, यानी कि फर्टिलाइज़र एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है जिसकी वजह से जो सरफेस के ऊपर है वो प्लांट की एक्सेस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइज़र एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है प्लांट के ऊपर। थर्ड पॉइंट,
तो इस तरह से प्लांट ग्रोथ की होने की वजह से वो क्या कॉज कर रहा है, डिक्रीज लाइट इन लोअर लेवल ऑफ वाटर। तो ऊपर अगर सतह पे बहुत सारा प्लांट डेवलप हो जाएंगे तो जो सूर्य की रोशनी है वो नीचे लेवल पे पानी के नहीं पहुंच पाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स इन लोअर लेवल ऑफ वाटर टू डाई। तो नीचे लेवल पे जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो जनरली क्या करने लगेंगे, डाई करने लगेंगे, मरने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जब नीचे एरिया के अंदर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो डीके यूजिंग अप ऑक्सीजन एंड इंक्रीजिंग CO2। तो वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा क्योंकि वहाँ के प्लांट्स ख़त्म हो गए, और वहाँ पे किसकी अमाउंट बढ़ जाएगा, CO2 का। कंसिक्वेंस रिजल्ट क्या होगा, डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एनिमल्स। तो ऑक्सीजन की कमी से जो लोअर एरियाज में जो एनिमल्स हैं, छोटी फिशेस है, दूसरे हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अदर सिंपल एग्जाम्पल से या फिर इमेज से आप देख सकते हैं कि बिफोर इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट, तो ये एक फ्रेश पॉन्ड है, उसमें किस तरह से नॉर्मल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉडी है, और जो इसका लेवल है वो भी देख रहे हैं सेडिमेंट का काफ़ी नीचे है। लेकिन जैसे जैसे यूट्रोफिकेशन इंक्रीज होगा तो उसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ एक्सेस में बढ़ जाएगी। तो प्लांट की जो ग्रोथ बढ़ेगी उससे क्या होगा कि सबसे पहले अगर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर इंक्रीज हुए वाटर बॉडी के अंदर, तो सबसे फास्ट जो ग्रो करेंगे वो क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो सतह पे उगते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स की कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जो टॉक्सिक केमिकल को सिक्रेट करती है, जो कि दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। दूसरा जो ब्लूम होता है, या यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवीज़न होता है किसका, जिलेटिन जूप्लैंक्टन, यानी कि एक तरह के एनिमल है जिनकी बॉडी किससे कवर होती है, जिलेटिन से। तो जिलेटिन से कवर होने की वजह एक तरह का ब्लूम आ जाता है, और वो पूरी सतह पे एक जिलेटिन टाइप का एक चादर टाइप बन जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती। दूसरा जो इंक्रीज होता है बायोमास में वो था एपीफाइट में और एल्गा का, यानी कि खूब सारी एल्गी उसमें ग्रो कर जाती है, जैसे कि इमेज में हमने देखी। और एक तरह की जो ग्रास होती है वो भी काफ़ी मात्रा में डेवलप कर जाती है, ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी पानी का जो लेवल है वो डाउन होने लगता है। और जो वाटर की ट्रांसपेरेंसी है वो कैसी होती है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाती है, और पानी गंदा होने लग जाता है। और जो नीचे का जो प्लांट्स हैं वो मरने के बाद कैसे हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, उनमें से बैड स्मेल आने लगती है। और इस तरह के पानी को ट्रीट करना या साफ़ करना एक बहुत ही कठिन बात है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो सारी वाटर बॉडी तालाब, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और उसकी वजह से जितनी भी फिशेज या दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं। रिजल्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के रिजल्ट की वजह से क्या होता है, देख सकते हैं आप कि जो नीचे लेवल पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से जितने भी एनिमल्स हैं, फ्लोरा या फोना था उसके नीचे एरिया का, वो सारा क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। और वास्ट नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो एल्गा है या छोटी छोटी जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, उन्होंने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है कि उसका पूरा सतह है वो किससे कवर हो गया, इन फाइटोप्लैंक्टन्स और छोटे एनिमल्स से। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरी सारी लाइफ इसमें क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। लास्ट में एक बार हम और जस्ट इमेज से अगर हम इसको समझें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ओवरऑल यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है कि जो सीड ग्रासेस है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ग्रासेस का एक्सेस में ग्रो हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेडिमेंट फ्रॉम लैंड से भी सेडिमेंट हो रही है, जो ग्रासेस का डेवलपमेंट हो गया उससे सनलाइट क्या हो रही है, इसके बॉटम में नहीं पहुँच पा रही है, और फॉस्फोरस इसके अंदर ऐड हो गया, नाइट्रोजन इसमें ऐड हो गया। फॉस्फोरस और सल्फर ने उसने क्या किया, हेल्प किया किसको ग्रो करने के अंदर, फाइटोप्लैंक्टन को ग्रो करने के लिए। तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ऊपर की पूरे सतह में एल्गल ब्लूम आ गया, यानी कि एल्गी इतनी मात्रा में बह लग चुकी है कि उसके अंदर से कुछ जो नीचे की एल्गी है वो धीरे धीरे मरने लगती है, डाई होने लगती है, और वो जा के कहाँ पे अटैच हो जाती है, जम जाती है सतह में। और ओवरऑल लेवल पे जो पूरी जो सतह है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी सड़ने लगता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फाइनली जो पॉन्ड है उसका क्या हो जाता है, यूट्रिफिकेशन हो जाता है, और एनिमल जो सारे डेथ हो जाती है, किस वजह से, सफोकेशन या ऑक्सीजन की कमी की वजह से। So this was the process of eutrophication. So that's all for the today's lecture. Thank you so much.